हेलो, मेरा नाम है सुदर्शन नायक और लास्ट क्लास हमने क्या था एसी जनरेटर के बारे में। और एसी जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेसिस है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। एसी जनरेटर का जो प्रोसेस होता है वो मैग्नेट आर्मेचर के बीच एक वर्किंग होता है और वर्किंग इन दोनों के बीच में होने से एक अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है। जब अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्टरबेंस की वजह से होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग पढ़ रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे बनाएंगे, उसी का आगे का प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या और फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज के कितने लॉज हैं, लेंस लॉ फैराडेज के साथ क्या संबंध रखते हैं, इन सभी का हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलते विस्तार से हम इसको जानते हैं और जानने के बाद जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हम लोग एक मैग्नेट बनाएंगे और इस मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट का प्रभाव डालेंगे। एक और दूसरा मैग्नेट का प्रभाव डालने से क्या होता है कि एक मैकेनिज्म होगा और जब मैकेनिज्म होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्टर्बेंस होगा। आर्मेचर जब घूमेगा किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हम सभी जानते हैं कि जब भी पावर जनरेट होता है, पावर स्टेशन में पावर जनरेट होता है तो मेगा वोल्ट से ऊपर होता है। 200 मेगा वोल्ट, 600 मेगा वोल्ट, 500 मेगा वोल्ट ऐसे करके जनरेट होता है। तो उस समय बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट और जितने भी आपने किसी का भी लीजिए, या तो विंड एनर्जी से लीजिए, थर्मल एनर्जी से लीजिए, टाइडिंग एनर्जी से लीजिए, जितने भी हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं सभी इस पर बेसिस से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होता है। जब एक कॉइल दूसरे कॉइल को लिंकेज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज करेगा और उसको डिस्टरबेंस करेगा, तो फैराडेज लॉ उनमें आ जाता है। और फैराडेज लॉ दो तरह के होते हैं, उसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स फैराडेज लॉ जैसे बोलता है कि फैराडेज लॉज। फैराडेज लॉ दो तरह के होते हैं, दो तरह के दर्शाए जाते हैं कि फैराडेज लॉ है क्या। पहला फैराडेज लॉ हम लोग जानेंगे। फैराडेज लॉ जानने से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। मैग्नेटिक फ्लक्स जब होती है तो ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा इसलिए है कि ये मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे देता है, इसलिए कॉस थीटा होती है। जब सीधी आती है 0 डिग्री पे, जब ये 0 डिग्री होगा तो ये इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो होता है ऐसे करके, ये सभी मैग्नेटिक फ्लक्स है। और ये मैग्नेटिक बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एक तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड से निकलती है और मैग्नेटिक फील्ड से निकल करके एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। और ये जब ये इस तरह की 0 डिग्री पे जाती है तो इसका जो मैक्स वैल्यू होता है बी
along the direction of एक्स एक्सिस और along the direction of particular direction, तो ये क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कॉस थीटा बताता है। ये यूनिट वेक्टर दे सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके माने थीटा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी है, जैसे यहाँ पे कोई बी है और ये डायरेक्शन थीटा है, अलग अलग डायरेक्शन में करना है इसको, ये मान लीजिए बी है और ये ऐसे करके होते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में जाती है, इसका बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ जीरो डिग्री पे। जब ये 0 डिग्री पे होती है तो आपको यहाँ पे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ओ से लेकर ओ एक्स के अलॉन्ग द ओ ए के डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम लोग ओ एक्स भी बोल सकते हैं। इस तरफ में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में रिलेशन करेंगे, ये इसका और इसका रिलेशन करेंगे, इसका रिलेशन करेंगे बेस, जिसको हम लोग बी बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इन दोनों का रिलेशन होता है कॉस थीटा में। तो ये है कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी, एंड ये जो है, ये ओ ए जो है वो एच है और ये बी को दर्शाता है मैग्नेटिक फील्ड, और ओ ए ये अलोंग द डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जाता है, जिसको हम लोग बी अलोंग द डायरेक्शन एक्स एक्सिस को अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये ओ ए जो है ये अलोंग डायरेक्शन बी ऐसे करके एक्स एक्सिस में जाता है। जब ये एक्स एक्सिस में जाता है तो हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, ओ बी को हम लोग एच मानेंगे, जिसको बी ओनली बी करेंगे, और ये यहाँ पे कॉस थीटा होता है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज बी कॉस थीटा। और जब ये मैग्नीट्यूड देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये इधर मैग्नीट्यूड होगा, ये आप मैग्नीट्यूड कर सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर देंगे, यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है इस ऐसे जानते हैं, आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर मॉड ऑफ आर वेक्टर। इन द सेम में जब मैग्नेटिक फील्ड का देंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बैठा देंगे जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी और मॉड ऑफ अंडर वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इसी का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे, जैसे वेक्टर का है तो वेक्टर यहाँ पे है, इस जगह में वेक्टर के एनालिसिस करेंगे। जैसे आप पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ इस जगह का, यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड। इसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देते हैं वेक्टर बी मॉड कॉस थीटा यूनिट वेक्टर बी। ये जो यूनिट वेक्टर दे रहे हैं ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर बी के बराबर है। तो ये जो अलोंग द डायरेक्शन एक्स एक्सिस होता है 0 डिग्री पे होता है, और कॉस 0 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू देता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़े हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जस्ट सेम थिंग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, surface integral of electric field along the direction of cos theta, that is called electric flux. And during the electric flux, that is Newton meter per coulomb. This is its unit is Newton meter square per coulomb. Newton meter square per coulomb. So here is that is a Tesla meter square. That is called Tesla meter square, and it is also known as
magnetic flux is also measured by Weber. That is, it is called Weber. Weber, that is called WB. So this is the magnetic flux. जब ये magnetic flux होगा, और magnetic flux हम लोग कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना के करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग क्या करेंगे कि एक मैकेनिज्म करेंगे, करंट पास करेंगे और उससे एक डिस्टर्ब करेगा, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है हमें। तो फैराडेस लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे ये क्लीन करते हैं पहले। फैराडेस लॉ, हमारे लाइफ में फैराडेस लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत बढ़ रही है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, तो इसका अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी है। ये पॉल्यूशन फ्री भी है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चलाएंगे तो पॉल्यूशन फ्री भी होगा, साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट एक हेल्दी होगा, इन्वायरमेंट हमारा स्वस्थ हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर, हमारे जो नेचर है, नेचर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा, जिससे हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट सबके लिए अनुकूल हो जाएगा। तो बात यह है कि जब फैराडेस लॉ है, अगर फैराडेस लॉ का अप्लाई नहीं करते तो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर नहीं बना पाते या इलेक्ट्रिक कार नहीं बना पाते। अभी जितने भी है ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रही है, अब इस लास्ट फ्यू ईयर्स से, पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक मोटर की, इलेक्ट्रिक कार की, इलेक्ट्रिक गाड़ी की, इलेक्ट्रिक बाइक की बहुत मांगें बढ़ी है। उनका मेन रीज़न है कि पेट्रोल एक सीमित साध पदार्थ है, या इसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते रिन्यूएबल, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था हमने कर रखा है, जिसका है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, ये फैराडेस लॉ पर डिपेंड होता है। पहले तो मैकेनिकल करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। हम लोग जो ऐसे जनरेटर कर रहे हैं वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, और इसका ठीक उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक देंगे तो मैकेनिकल हो जाएगा। तो हम लोग वही जो कार में जो दे रहे हैं वो मैकेनिकल है। पहले इलेक्ट्रिक देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे, बैटरी से चार्ज, उसको बैटरी से सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल, और वो मैकेनिज्म करेगा। और जब मैकेनिज्म होगा और कार का कोई भी ऑपरेटर्स वर्किंग करने का कनेक्टिविटी रहेगा, तो ये मैकेनिज्म होगा, तो वो एक डायनामिक रूप ले लेगा, डायनामिक पोजीशन ले लेगा। तो फैराडेस लॉ के बदौलत हो रहा है। अगर फैराडेस लॉ नहीं होता तो हम लोग इस तरह का जो व्हीकल नहीं बना पाते। और एसी जनरेटर तो मेन है। जो एसी जनरेटर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका हेडलाइन है, हम लोग लिख के रखेंगे, एसी जनरेटर। ये एसी जो जनरेटर, ये इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है क्या? अल्टरनेटिव करंट, ये तो एसी जनरेटर, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, इसको जनरेटर, ये तो बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में आते हैं। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से पहले हमको कई तरह से जानना होगा। हमारे बारे में जानना है कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सबसे पहले लेते हैं कॉपर 29। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया कि कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये जो होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे
18 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है ऐसे करके, एक निश्चित ऑर्बिट में घूमता है। जब ये इलेक्ट्रॉन 1 किलोमीटर हाई स्पीड में घूमता है तो बोर मॉडल के अनुसार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी क्रिएट करता है, जिसको हम लोग H बराबर H न्यू बोलते हैं। और यही H न्यू लेयर, ये तो अपने लेयर में घूमेगा, ये भी अपने लेयर में घूमेगा। तो ये दोनों के बीच में, लेयर के बीच में क्या एनर्जी क्रिएट होता है, डेल्टा E इक्वल टू एनर्जी I माइनस एनर्जी F। फाइनल एनर्जी क्या होता है, ये जो फाइनल एनर्जी होता है, जो एक सेकेंड मैं यहाँ कुछ फाइनल, ये अपने अपने ऑर्बिट में, जैसे SPDF एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और SPDF के बीच SPDF, ओके, तो SPDF जिसमें एलिमेंट यहाँ पे रहते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिट करते हैं और ये कंडक्टर का रूप लेता है। और ये जो घूम रहा है, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी घूम रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एनर्जी जो होता है, एक एनर्जी N इक्वल टू माइनस me⁴ 8 H स्क्वायर होता है। जब ये एनर्जी होता है इस तरह का, नेगेटिव एनर्जी होता है, और ये बोर मॉडल से आया, हाइड्रोजन बोर मॉडल, जो एंगुलर मोमेंटम से, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, एक एंगुलर मोमेंटम में घूमते रहते हैं। एंगुलर मोमेंटम में घूमते रहते हैं, R इंटू फी, और ये R इंटू एम भी, या एम भी R बोलिए, एक एंगुलर मोमेंटम घूमते हैं। उसी का एक रिलेशन हाइड्रोजन बोर मॉडल के अनुसार हम लोग इस तरह का एनर्जी निकालते हैं, और ये एनर्जी होता है अनंत के लिए आता है। अब ये कन्वर्ट यहाँ पे देते हैं, जब भी यहाँ पे देते हैं तो ये फाइनल एनर्जी होता है, और ये माइनस me⁴ 8 n की पावर, दिस इज कॉल्ड सेल नंबर ऑफ सेल। जैसे यहाँ पे कई सेल नंबर है, यहाँ पे जब ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, और कॉन्फ़िगरेशन से जैसे 1s2 2s2 2p6 ये 29 तक जाएगा, SPDF तक जाएगा। तो उस समय जैसे यहाँ पे करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10, और कितना हो रहा 4 10 20, और ये 1s2 2s2 2p6 3s2 4। अफवा प्रिंसिपल के अनुसार ये 4 को पहले डिटेक्ट करेगा, 4p करना है। जैसे ये 4 1s2 2s2 2p6 3s2 3d, या 3d10 कर लिए, 3d10, दिस इज द 10 10 10 20 20, और ये 8 19 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 4s2 28 और 4p कर सकते हैं हम लोग, 4p6 ये एनर्जी आता है, कन्वर्ट करते हैं कितना 10 20 28, और ये 4।
तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेल नंबर दिखते हैं, इसका हम लोग अल्फा प्रिंसिपल का आंसर आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो ये ऐसे आती है, पहले ये करता है, पहले ये 4s में आता है, फिर d में जाता है। तो ये पहले हम लोग इसको ऐसे इधर दे देते हैं, फिर इसको इधर दे सकते हैं, या अल्फा प्रिंसिपल के अनुसार आता है ऐसे करके। तो ये एक जनरेट का, ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये जितने भी है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है तो एनर्जी लेवल ये बनाती है, वो कॉन्फ़िगरेशन को आप देख लीजिएगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड मॉडल के अनुसार, और ये आपको दर्शाएगा ऐसे H² माइनस, पहले से माइनस है और ये माइनस दे देंगे। यहाँ पे इसी को बैठाएंगे, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज 8 टाइम्स परमिटिव फ्री स्पेस एंड प्लैंक कांस्टेंट। ये चीज़ होती है। जब ये कर देते हैं तो ये माइनस m⁴ और ये 8 ε0² इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, और ये H² माइनस माइनस प्लस m⁴ 8n², और ये फाइनल है, तो यहाँ पे फाइनल दे सकते हैं, यहाँ पे फाइनल या इनिशियल दे सकते हैं। ये ड्यू टू इनिशियल के कारण जो हो रहा है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ कांस्टेंट आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज 8, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड प्लैंक कांस्टेंट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होते हैं हमारा एक वैल्यू है, कूलम कांस्टेंट से आती है, उसको हम लोग लिख सकते हैं इसे। जब भी कोई इलेक्ट्रिक रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और वहाँ पे एक इफेक्टेड एरिया जो बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्टर्बेंस करता है, तो उसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 1/4 πε0, इसका वैल्यू, इसका ये प्लैंक कांस्टेंट के आंसर आता है। जब प्लैंक कांस्टेंट आता है तो ये प्लैंक K = 1/4 πε0, और यहीं पे प्लैंक कांस्टेंट ε0 जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 होता है। यदि इसका वैल्यू इसको हम लोग ये करते हैं, इधर ले जाते हैं, और ये K का वैल्यू क्या होता है, कूलम कांस्टेंट से आता है, K कूलम कांस्टेंट F, K Q1 Q2/r²। जब ये न्यूटन कूलम या मीटर स्क्वायर होता है, तो K का वैल्यू आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ठीक इसका उल्टा अपोजिट कर देंगे, इसको हम लोग इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। जैसे ये परमिटिविटी फ्री स्पेस होता है, और ये K इधर नीचे आया, 4 π × K का वैल्यू जब बैठाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू, ये चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती है। जब रिवॉल्यूशन होता है, कोई भी बॉर्न मॉडल के न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन घूमती है, वेरी हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन घूमती है। तो जब हाई स्पीड घूमती है तो यहाँ पे ये बॉर्न मॉडल से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसका जो एरिया होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्टेड एरिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाता है। और इसका जो वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट H, जिसको होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो
इसके वैल्यू है, अब इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ये कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, एच कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, ई चार्ज ये भी कांस्टेंट है, और 8 भी कांस्टेंट है। तो पहले कांस्टेंट है मास ई का पावर 4 और ये 8, इतना कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जब ये कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -1 ये इनिशियल और ये प्लस हाफ फाइनल, इसको हम लोग सजा देते हैं। सजाने का मतलब इसको थोड़ा प्लस को पहले और माइनस को बाद में लिखिए। तो स्क्वायर -1/n(s)। ये एनर्जी लेवल बताता है। जब ये कोई एनर्जी लेवल होता है, ये एनर्जी लेवल होता है, और ये क्वांटम थ्योरी बेस पर होता है। अगर हम इसका वैल्यू हम बैठाते हैं एन न्यू, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो ये जब ये न्यू देता है तो ये प्लैंक कांस्टेंट इसके बाद चला जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एच न्यू, उसके बाद ये एच इधर चला जाएगा। तो देयरफॉर थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं इसी में दिख रहा हूँ, इसके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। न्यू इक्वल टू लिखेंगे एच, ये एच और ये एच मिला के प्लैंक कांस्टेंट का पावर क्यू कर देता है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पावर ई का पावर 4, 8 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का पावर स्क्वायर, और ये एच का पावर क्यू, और ये आपका हो जाएगा 1/n(f)² -1 n(i) का स्क्वायर। यहाँ पे n(f) का मतलब होता है फाइनल ऑर्बिट। दिस इज फाइनल ऑर्बिट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, वहाँ पे उसका अंतिम फाइनल, और इसका n(i) इक्वल टू ये इनिशियल है। इनिशियल एनर्जी आता है न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूमते रहती है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। तो ये एनर्जी लेवल ये फ्रीक्वेंसी से घूमता है। तो यही फ्रीक्वेंसी जब इलेक्ट्रॉन का जब प्रभाव होता है, जब करंट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से प्रभावित होता है, और जब बहुत तेज़ी से प्रभावित होता है किसी कंडक्टर में, तो उनके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी बनते हैं, जो हमने बायट-सैवर्ट लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। तो बायट-सैवर्ट लॉ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फैराडेस लॉ में जाते हैं, ताकि हम लोग समझ में आ जाए। बायट-सैवर्ट लॉ ये क्या कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट दिया जा रहा है, कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ऐसे करके, और इसमें कोई करंट दे रहा है I = Q/T दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक DL लेंथ होगा, और यहाँ पे एक रेजिस्ट करेगा, एक R जो रेजिस्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो रुकेगा। ये कंडक्टर है तो थोड़ा बहुत रुकावट देगा। तो हम लोग ये कॉपर वायर लेंगे Cu, और Cu कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अच्छा रहता है, जिसके कारण से कंडक्टर को बहुत अच्छा होता है। अब ये जब करंट बहेगा, करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, ये कन्वेंशनल करंट है I। जब ये I जाएगा तो ये यहाँ पे भी एक करंट का फ्लो होगा। I बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा, I मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा। तो बायट-सैवर्ट लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसे करके चारों ओर एक यूनिट लेंथ है, तो ये आपका dB बनाएगा, और ये dB जो लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके अनुसार होगा। ये यदि मैग्नेटिक फील्ड कब बड़ा होगा, जब ये लेंथ को बड़ा करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये DL के साथ होता है। इसी तरह ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस एक साइन थीटा, यहाँ पे एक करंट जो होता है, जितना करंट जाएगा उतना करंट इसमें भी बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा।
मतलब आप बोले कि ये R है, अगर ये करंट ज़्यादा दे देते हैं, जब ये करंट ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, करंट अगर कम देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी थोड़ा सा अंतर आएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये करंट के साथ मैग्नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फिर होता है जब ये अलोंग द डायरेक्शन में जाता है और मैक्सिमम 90 डिग्री में बनाता है, तो मैक्सिमम 90 डिग्री में ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आप यहाँ पे हम लोग साइन लेते हैं, साइन थीटा, क्योंकि साइन 90 डिग्री में ही मैक्सिमम वैल्यू देता है और दूसरे में नहीं, और किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नहीं देता है। साइन के अलावा, साइन 90 डिग्री के अलावा दूसरा कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री देते हैं, मैक्सिमम है। जो रिलेशन होता है, जैसे आप यहाँ पे R क्रॉस DL, ये वेक्टर है। ये जब वेक्टर के एनालिसिस करते हैं तो ये आपको R यूनिट वेक्टर DL यूनिट वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये रिलेशन है। ये दोनों के बीच में एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये DL के बीच। जब DL परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो ये साइन थीटा हम लोग देते हैं यहाँ पे। तो ये साइन थीटा क्या होता है, और तीसरा है इसका रिलेशन जो होता है 1/r²। R बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, R घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो ये तीनों का कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, dV इक्वल टू μ0, इसको हम लोग हटाते हैं। यहाँ पे तीनों को कंबाइन करें, 1 2 3 4, तीनों नहीं चारों का कंबाइन करते हैं। तो ये कंबाइन करने से हम लोग इस तरह से इक्वेशन आएगा, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I DL साइन थीटा अपन R², साइन थीटा बराबर R² आता है। अब ये यूनिट वेक्टर है ऐसे करके, तो यूनिट वेक्टर का रिलेशन देते हैं। अब ये जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लगता है, ये μ0/4π। ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर टाइप का बनाएगा, जिसको हम सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। एक अगर ये सॉलिड एंगल बनता है तो 4π होता है। एक सर्कुलर ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का, ये सर्कुलर चारों ओर इस तरह का रेडियली बाहर जाएगा, ऐसे करके रेडियली बाहर जाएगा। तो ये यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाता है, ये 4π, जिसको 1/d⍵, जिसको 1/4π बोलते हैं। और ये d⍵ किसके साथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये जितने भी है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वजह से ये परमिएबिलिटी बनती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परमिएबिलिटी बनती है तो हम लोग इसका एक कांस्टेंट निकालते हैं एक यूनिट एरिया के लिए, एक DL। ये अगर DL होगा तो इस DL का यूनिट एरिया से परमिटिविटी का रेशियो कर देते हैं। तो ये इसका कांस्टेंट है, ये जो इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या कहते हैं, लेते हैं μ0/4π। और इसी का वैल्यू होता है -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। और तो ये I DL साइन थीटा R² और ये R वेक्टर R² यूनिट वेक्टर देते हैं। इसको हम लोग एक वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे μ0/4π ये कांस्टेंट है, इसके जगह में हम इसके जगह में हम लोग क्या गए 4π 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर से हम लोग देते हैं। जो कांस्टेंट लेते हैं 1 टेस्ला 1 मीटर पर एम्पियर, जो करंट हम लोग बनाते हैं प्रति एम्पियर में, अगर 1 टेस्ला 1 मीटर में दे रहा है तो उसको एक कांस्टेंट मानते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे यूनिट लेंथ लेते हैं, इस जगह में एक कोई लेंथ होगा L, तो इस लेंथ में यूनिट लेंथ लेते हैं और इसी से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे I DL
साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम लोग जानते हैं ऐसे करके, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे बैठा देते हैं ऐसे करके, और इसका रिलेशन करते हैं, इसका रिलेशन में 0 4 पाई आई डी एल आर ऐसे करके, और ये साइन थीटा अपॉन आर इंटू आर, ये आर स्क्वायर भी है, ये आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। और ये जो रिलेशन है, यहाँ पे जो रिलेशन है डी एल आर साइन थीटा इक्वल टू आर क्रॉस डी एल, आर क्रॉस डी एल होगा। तो यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग में 0 4 पाई आई आर क्रॉस डी एल अपॉन आर क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा ये रिलेशन होता है, ये डीबी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ बनती है वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स हमको चाहिए, कहाँ बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये चीज़ है में 0 4 पाई आई और ये डी एल वेक्टर, और यहाँ पे आर का पावर 2। ये जो रिलेशन होता है, इस तरह का जो रिलेशन आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कब? जब कोई भी करंट फ्लो करेगा कोई कंडक्टर में, अनकवर्ड कंडक्टर में अगर कोई करंट बह रहा है, तो उस समय उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि बहुत स्पीड से जाती है। हम तो ये भी जानते हैं कि जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवोल्यूशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉडल के अनुसार रिवोल्यूशन होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है बहुत तेज़ी से जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक गुण देता है, मैग्नेट का असर होता है। तो ये सभी चीज़ जो होती है, ये जब भी कोई करंट फ्लो करता है कोई कंडक्टर में, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। जितने लंबे वायर होगा उतनी लंबी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, उसके चारों ओर एक लिमिट दायरे में वो बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये dl हो जाता है। अब वो लेंथ अगर l होगा तो l, अगर सर्कुलर करेंगे तो सर्कुलर पाई आर करेंगे, तो ये इसके लिए होता है, एक यूनिट एरिया के लिए। और पूरा टोटल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, तब टोटल लेंथ के लिए होता है इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसको भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब ये इंटीग्रेशन रहेगा तो ये b हो जाएगा, और ये μ0 4 पाई आई एल बाय आर स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर हो जाए l टोटल लेंथ के लिए। और लेंथ अगर स्ट्रेट वायर है तो ये स्ट्रेट वायर के l देते हैं, और स्ट्रेट वायर को हम अब इसको एक सर्कुलर रिंग बना देते हैं, तो इस जगह में सर्कुलर रिंग की जगह में आप 2 पाई आर दे देते हैं, रेडियस के अनुसार वो परिधि बनाएगा। तो ये वाइट सेवेट लॉ कहता है, वाइट लॉ कहता है कि इस तरह से एक इक्वेशन आएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अनकवर्ड वायर में अगर करंट फ्लो करेगा। अब ये आगे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है। अगर इसी जगह में हमें ऐसे जनरेटर 5 नंबर का पढ़ना है, तो इसके लिए हमको मैग्नेटिक फ्लक्स जानना होगा। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे बनता है उसको जानना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना करके हम एक आर्मेचर को घुमाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सहायता इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे और उसको एक एक्सेल से फिट करेंगे और उसको सहायता से एक मैकेनिज्म करेंगे। अब मैकेनिज्म करेंगे तो यहाँ पे फैराडेज लॉ होगा, यहाँ पे ये तो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से आएगा। ये फ्लक्स जो होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आएगा। मान लीजिए कि इसका डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड ds cos थीटा, और इसी को ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मैंने सॉफ्ट आयरन लेंगे
इस सॉफ्ट आयरन में सिस्टमेटिकली से टाइट वाइंडिंग करेंगे। अनकवर्ड कॉपर वायर को थीन कॉपर वायर अनकवर्ड थीन कॉपर वायर को सिस्टमेटिकली वाइंडिंग करेंगे। एक छो से दूसरे छो जाएंगे ऐसे करके। नंबर ऑफ टर्न होगा ऐसे करके। जब ये नंबर ऑफ टर्न होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ टर्न है, और ये जब ये करंट फ्लो करेगा I नॉट इक्वल टू 0, दैट इज I इक्वल टू Q/T, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर with respect to time. You may say that when the current is flowing through the conductor, that is the current, and current is nothing but the rate of change of electron. जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, अंदर है मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। ये अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा B। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, यहाँ से निकल रहा है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, जा रहा है ऐसे करके, ऐसे करें तो ये तो आपका साउथ पोल हो जाएगा। ऐसे करके क्या करेंगे तो ये मैग्नेटिक, और इसी का असर एक मैग्नेट गुण ले लेगा, और मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट रखेंगे और उसको एक एनकाउंटर कराएंगे उसके मैग्नेटिक पोल से, तो ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है डिस्टर्ब होगा। जब परमानेंट मैग्नेट का फ्लक्स डिस्टर्बेंस होता है, उसी को तो हम लोग फैराडेज लॉ बोलते हैं। फैराडेज के दो तरह का लॉ होता है। पहला क्या है कि ये फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स किसी म्यूचुअल इंडक्शन में आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब इसका फ्लक्स चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट हो, ये दोनों और करके कोई भी ले सकते, ये भी ले सकते, ये भी। यार इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लक्स निकलेगा, नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलेगा, साउथ पोल से इन होगा। तो ये जब फैराडेज का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखिए बेहतर होगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। असर क्या होता है, क्या सही में ये कुछ इंड्यूस होता है, और कितना रेट ऑफ चेंज से इंड्यूस होता है, उनको देखेंगे। ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। ये फ्लक्स इज नथिंग बट द रेड सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स। ये पूछा जा सकता है, ये एक नंबर के लिए पूछ सकता है, व्हाट इज फ्लक्स। तो आप बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स। और ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड line. When the number of magnetic field line passes normally over the unit area ds perpendicularly is called flux. इसको फ्लक्स में परपेंडिकुलर पास करेगा। ये मान लीजिए कि एक यूनिट एरिया है, ds यूनिट एरिया है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, number of magnetic field line, number of magnetic field line passing over a unit area perpendicularly, that is called flux. ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो फ्लक्स देख रहे हैं, ये फ्लक्स को आप दो तरह के समझते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, अगर
कोई फ्लक्स, कोई यहाँ पे एक कॉइल रख देते हैं जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स उसका लिंकेज होगा और चेंज होगा, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऐसा करके रख दिया और यहाँ पे क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, एक क्या कहता है गैल्वेनोमीटर जोड़ा है, ये मिडिल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये जब पॉजिटिव है नेगेटिव है या कुछ भी जोड़ दीजिए ऐसे करके, ये आप क्या करोगे, इसमें अभी कोई नॉन डिफ्लेक्शन में है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। जब हम इसको इस पर कुछ प्रभाव डालेंगे, कौन किसका, ना मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या करेगा, नॉर्थ पोल से क्या है, नॉर्थ पोल से करेंगे, नॉर्थ पोल से क्या कहते हैं, ये फ्लक्स निकलेगा और जब फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा और ये हम इसको फॉरवर्ड क्लोजर करते हैं, क्लोजर टू कॉयल, क्लोजर टू कॉयल, द कॉयल इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। जब एक कॉयल को लेते हैं और इस कॉयल गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ रहता है, अब ये जब कॉयल ये फ्लक्स इसके साथ लिंक हो जाएगा, जब ये लिंक होगा तो इसमें एक चेंजेज आएगा, अब ये चेंज आएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इधर रुकावट करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर होगा तो ये करंट इधर फ्लो करेगा, तो ये यहाँ पे जो रुकावट हो जाता है और यहाँ पे जब ये इधर से फ्लो होना शुरू कर देगा, जब इससे फ्लो होना शुरू कर देगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे बनेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे बनेगा तो ये नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल क्या कहता है, रिपेल होगा। जब ये चेंजेज होता है तो ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है अपोज करता है, किसको, नहीं इसको, जब अपोज करता है तो इधर नॉर्थ पोल बनाता है, इधर साउथ पोल बनाता है, तो करंट का फ्लो ऐसे होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन कैसे होता है, मान लीजिए कि कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट ऐसी होती है तो ऐसी इस डायरेक्शन में होती है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होती है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ये भी करंट ऐसे आता है तो ये फ्लक्स भी ऐसे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे होती है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है इस जगह पे, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके कारण से हो रहा है, अपोज कर रहा है, यहाँ पे अपोज करता है कि ये दोनों के बीच में, ये इसी को बोलते हैं, ये डिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्लेक्शन हो जाता है और यही फास्ट लॉ है। जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल को लिंकेज करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो ये फास्ट लॉ बोलता है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, when the magnetic flow of strong magnet north pole is facing toward the coil which is connected to the galvanometer, when it is brought hardly yet it is brought nearer to the coil, that it is repose the magnetic flux, and during this process the current is induced in this coil. Flow of electron, induce means flow of electron, whenever the flow of electron here, जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है और उसके वजह इससे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ पोल होता है तो रिपेल होता है, जिसके कारण से यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है। अब ये जब रिटर्न जाएगा, तो रिटर्न जाता है तो ये क्या करता है, ये रोकने की कोशिश करता है। जब ये रोकने की कोशिश करता है तो ये यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है और ये नॉर्थ पोल बन जाता है और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब ये डायरेक्शन क्या हो जाता है, इस डायरेक्शन में इधर से आ रहा था, अब ये डायरेक्शन इधर से हो जाएगा, मेरे नॉर्थ पोल इधर बन रहा है। अब ये क्या नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये अट्रैक्शन होगा, रिपोज नहीं करेगा उस समय,
अभी जब ये रिटर्न जाएगा तो रिटर्न करने के समय यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और ये सामने जाते समय ये रिपल्सन होगा। तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, खींच करके रखने की कोशिश करेगा। यही है लेंस लॉ। लेंस लॉ होता है इंड्यूस ईएमएफ जो होता है फैराडेज के सेकंड लॉ से रिलेटेड होता है। जब ये इस तरह का घटना होता है, आते समय ये रिपोज करेगा, एन बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, और जाते समय ये साउथ पोल बनाएगा। तो ये जो परिघटना होता है ये है लेंस लॉ। और हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े हैं, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल पे लिंकेज होता है और जो ओल कॉइल गैल्वेनोमीटर जो मिडिल इसका गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ होता है और ये क्या करता है, इससे एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न कर देता है। यहाँ पे एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रभावित कर देता है, जिसके कारण से डिफ्लेक्शन होता है। ये फर्स्ट लॉ है, डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ magnet is faced toward the coil and it is changing the magnetic flux over the coil, then produce the flow of electron. When the produce a flow of electron, then it's deflect. This is first law. और second law, सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंकेज ओवर द कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा, रेट ऑफ चेंज कर देंगे तो ये d∅/dt कर देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे तो ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ होगा। When the magnetic flux linkage over the coil and it is rate of change of magnetic flux, then induce EMF over the coil. तो ये over the coil हो जाएगा, ये इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस ये डायरेक्टली इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा और ये क्या होता है इंड्यूस जाएगा। ये साउथ पोल होगा तो ये आपका सिंगल कॉइल नंबर ऑफ कॉइल होगा, तो नंबर ऑफ कॉइल होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल देंगे और d∅/dt करेंगे। जब d∅/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कर ले इंड्यूस ईएमएफ, यही है सेकंड लॉ। और ये नंबर ऑफ टर्न है और ये अपोज करता है मैग्नेटिक, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है तो यहाँ का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये अपोज करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे नॉर्थ पोल फेसिंग करेगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, सामने अगर जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो ये अपोज करेगा और दूर जाएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा जस्ट। तो ये नेगेटिव साइन होती है, यहाँ पे नेगेटिव साइन दे देते हैं और ये जो नेगेटिव साइन दिखाता है ये लेंस लॉ ही बताया था कि नेगेटिव साइन अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय इंड्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फैराडेज सेकंड लॉ, यही फैराडेज सेकंड लॉ हम इस्तेमाल करेंगे आर्मेचर में या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है सिस्टम बनाएंगे। ये समझ लीजिए कि आप ये हमारे एरिया जो है वो डार्कनेस होते जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। टुडेज इतना ही, आज इतना ही। इसके लिए थैंक यू सो मच।